अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात जब रेंजर्स के 4 एहलकारों को कुचल दिया गया, 4 एहलकार रेंजर्स के शहीद हुए। आज उनकी नमाज जनाजा भी अदा की गई चकलारा गैरिजन में, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है किसी किस्म की खून रेजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब जो मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या वो हो रहे हैं? किस नौयत में मुज़ाकरात हो रहे हैं? इस सारे मामले का हल सियासी है या इस मामले को इस्लामाबाद की इंतज़ामिया और हुकूमत ये समझती है कि वो अपनी रिट कायम करते हुए इन सारे कारकुनान को मुंतशिर कर देंगे? ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी जानिब बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस वो आए, वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने बड़ा गर्मजोश मुसाफिया भी किया। इस मौके पर उन्होंने पौधा भी लगाया। बेलारूस और पाकिस्तान के बीच जो शराकत दारी है, मुआशी शराकत दारी है, उससे मुताल्लिक भी जो मुफाहमत की यादाश्तें हैं वो भी ज़ेर गुफ्तगू आईं, उन पर भी बात हुई। और ये 3 रोज़ा दौरा है। ऐसे में पाकिस्तान में डी चौक से चंद मिनट के फासले पर है वज़ीर-ए-आज़म हाउस। ये सब कुछ हो रहा है, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या है? ये भी एक बुनियादी सवाल है। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। मौला बख्श चांडियो साहब सीनियर सियासतदान हैं, ईवान बाला के रुकन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, मुसन्निफ़ हैं, दानिश्वर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। चांडियो साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इरशाद साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डेमोन्स्ट्रेशन की है वो जैसे तैसे डी चौक पहुँच गए, यही उनका सारा बुनियादी नुक्ता था। अब वो डी चौक पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में क्या इस तरह किसी कैदी को छुड़वाने के लिए या पार्टी लीडर को छुड़वाने के लिए ये तरीका अपनाया जा सकता है कि आप आएँ, लोगों को साथ लेकर, एक सूबे का वज़ीर आला आ जाए, वो विफाक पे आके चढ़ाई कर दे और उसके बाद आप अपना जो मकासद हैं वो हासिल करें? और इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? और अगर ऐसा हुआ, बिलफ़र्ज़ ये मुतालबात PTI के मंजूर हो जाते हैं, तो आप नहीं समझते कि एक प्रेसिडेंट बन जाएगा? फिर तो कानून की बालादस्ती, अदालती फ़ैसले, इसकी क्या हैसियत रह जाएगी? अब ऐसे पहली बात तो ये है कि जमहूरी ममालिक में पुरअमन एहतजाज कोई जुर्म नहीं होता जिसको दफ़ा 144 लगा के या कोई और फजूल तरीके से या कंटेनर लगा के रोका जाए। और ये तशद्दुद और बदअमनी उस वक्त फैलती है जब खामखा पुलिस जो है ज़रूरत से ज़्यादा मामले को ख़राब करने की कोशिश करती है। और अगर एतमाद की बहाली के लिए या एतमाद साजी के लिए कोई मुतालबा हुकूमत किसी मुजाहिरीन का कबूल करती है, तो ना वो जत्थे को वो क्रेडिट जाता है कि जत्थे ने जनाब करा लिया, और ना उससे हुकूमत की कमज़ोरी। बेसिकली तो है कि क्या वो जो मुतालबा माना गया है वो कानून के मुताबिक माना गया है या गैर कानूनी। मैं उसकी 2 मिसालें दूँगा आपके सामने। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, जजेस की बहाली की एक तहरीक चल रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं उस तहरीक का हिस्सा बनूंगा और मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और इस्लामाबाद पहुंच के जजेस को बहाल कराऊंगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस नुक्ते नज़र से कि ये सरकारी वसाइल पंजाब के इस्तेमाल न करें, हुकूमत पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब की थी, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। नहीं, गवर्नर रूल नहीं था तब। मैं अर्ज़ करता हूँ, इस नुक्ता नज़र से पीपल्स पार्टी ने कि ये सरकारी वसाइल तस्लीम ना करें, यहाँ गवर्नर राज लगा के शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी। उसके बाद वो लॉन्ग मार्च लेके या आपके बकौल जत्था लेके इस्लामाबाद चले गए, और नतीजतन ये हुआ कि उस जत्थे की बुनियाद पर उनकी हुकूमत भी बहाल होगी। मैंने अभी तक जत्थे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, आपने कहा था। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, सियासी बसीरत का मुजाहरा किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कि बदअमनी से मुल्क को बचाने के लिए और रियासती मशीनरी को अवाम के सामने खड़ा करने की बजाय उन्होंने हुकूमत भी बहाल कर दी और जजेस भी बहाल कर दिए। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। हुकूमत ख़त्म नहीं हुई उससे। ना किसी ने ये कहा कि जनाब जत्थों के सामने हुकूमत लेट गई है, या
मुफाहमत के ज़रिए, फ़रासत के ज़रिए, बसीरत के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात का हल करना जो होता है, ये दानिशमंदी कहलाती है। ये शिकस्त व रेख्त नहीं होती। अगर हुकूमत मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए और अपोजिशन भी ज़िद और हरदर्मी की बजाय PTI भी अगर मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए एतमाद साजी के जो है इक़दामात करती है। मसलन मैंने कल ये कहा था कि जहाँ है वो रुक जाएं, जहाँ इस वक्त लोग पहुँचे हैं वहाँ उनको रुक जाना चाहिए और इनको कुछ एतमाद साजी के इक़दामात कर लेनी चाहिए और फिर मुज़ाकरात जारी रखें। अब तो ये भी क्लियर नहीं है अब भी ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं, जारी करने चाहिए, होने चाहिए। अगर नुकसान ये हुआ है रात रेंजर्स की, ये शहादतें जो हैं कोई मजाक तो नहीं है ना, तो ये ना होता अगर कल ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते या मुज़ाकरात का सिलसिला संजीदगी से जारी रहता। तो मेरा ख्याल है अब भी यही तरीका है और रियासत इससे ना कमज़ोर होती है और ना रियासत की रेट इस तरह कायम होती है। लेकिन मेरा ख्याल है मौला बख्श चांडियो साहब दानिश्वर भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, सियासतदान भी है, अमली सियासतदान भी हैं। तो आपके ख्याल में चांडियो साहब इस वक्त PTI D चौक पहुंच गई, तो अब हुकूमत को क्या करना चाहिए और PTI को किस तरह के होश के नाखून लेने चाहिए और मामलात को ख़राब होने से बचाना चाहिए? मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बड़ी मोहब्बत से मेरा तज़किरा किया है। आप मुझे सुनते रहे हैं, मैं ये जुमले बार बार दोहराता हूँ और आज फिर आपकी इजाज़त से अपने ही जुमले दोहरा रहा हूँ कि कौम और मुल्क के लिए आगे बढ़ना जहाँ फ़ख्र की बात है, वहाँ कौमी मफादात की खातिर चंद कदम पीछे हटना भी कोई तौहीन नहीं है, कोई बेइज्जती की बात नहीं होती। इसलिए आगे भी बढ़ा जा सकता है कौमी मफाद के लिए, पीछे भी हटा जा सकता है। और आप दुरुस्त कह रहे थे अभी, ये कोई तौहीन नहीं है। अगर हम कोई मुतालबा मान लिया और किसी बहरान को टाल दिया तो कोई ये मसला तौहीन आमेज़ नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इसमें दो फरीक हैं, एक फरीक तो नहीं होता ला। एक फरीक अपने तय फैसला कर भी ले, दूसरा कबूल नहीं करता, तो वो तो खतरनाक बात हो जाती है। बिल्कुल ऐसा कई बार हुआ है। अभी नून लीग ने भी कहा है, अब मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी कहा कि हम मानते हैं, हम आपके साथ हैं, हम हर हाल में साथ देने को तैयार हैं। लेकिन ये चाहते ही नहीं थे, ये इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जो रात से शुरू हो गया है। कुछ शहीद हो गए हैं, अफसरान हैं, फोर्स के लोग हैं, ये यही चाहते थे। अब इसका नतीजा जो निकलेगा ना, वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक, अल्लाह करे ना हो, अगर नतीजा भी इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो गया तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। बात है अपने मुल्क की बात थी, इख्तिलाफ है, जितना भी आप कर सके हो ताकत का मुजाहरा, वो ठीक मशवरा था आपका। कल तक वहाँ रुक जाना था, आज हुकूमत ने भी 2 कदम आगे बढ़कर मामलात को ठीक करना था, लेकिन हालात अब ख़राब हो गए। अब ऐसा कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा हमारी बेगम साहबा या ख़ानदान का कोई फ़र्द सियासत में नहीं आएगा। अब तो हमशीराएँ भी आ गई हैं और उनकी शरीके हयात तो बाकायदे कंटेनर पे खड़ी हो गई हैं। अब वो कहती है कोई चला जाए तो चला जाए, मैं तो नहीं जाऊँगी, कंटेनर से नहीं उतरूँगी। अगर बेगम साहबा उनकी कंटेनर से नहीं उतरी तो फिर क्या होगा? और सारी रात अगर वो कंटेनर पे बैठी रही तो फिर क्या होगा? खान साहब रात को कंटेनर पे नहीं गुजारते थे, वो डी चौक में बैठे थे, शाम होती सरे शाम वो कंटेनर से चले जाते थे, फिर सुबह को नाश्ता वाश्ता करके फिर कंटेनर पे आते थे। ये अजीबो गरीब एक एहतजाज था। नहीं, चांडियो साहब, इनकी बेगम साहबा खातून है। चांडियो साहब, उस वक्त भी ये हुआ था कि बिलाखिर हुकूमत ने वो जुडिशल कमीशन कायम कर दिया और उसका रिज़ल्ट को हुकूमत ने भी उसका जो फ़ैसला था हुकूमत ने भी माना और तहरीक इंसाफ ने भी माना, और नतीजे में ये है कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। मैं वो
मैं वो बात कर रहा था जो डी चौक पे बैठने के दौरान हो रहा था। मैं इनकी शरीक हयात की बात कर रहा था। बिल्कुल, वो तो कि वो घर चले जाते थे। हाँ बिल्कुल, उनकी अपनी मजबूरियां थी। चांडियो साहब, लेकिन शरीक बेगम साहब अगर बैठ जी 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 सवाल ये है चांडियो साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत और मसालियत का इस्तिआरा समझे जाते हैं। अभी तक उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई हिदायत रिपोर्ट नहीं हुई। क्या वो कोई ऐसी कमेटी नहीं तश्कील दे सकते या उसकी हिदायत नहीं जारी कर सकते जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो कैंप है, हुकूमत है, उसको भी कहे और अपोजिशन को, पीटीआई को भी कहे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात होते नज़र आने चाहिए। यहाँ तो वज़ीर दाखिला ने ये कहा है कि इस सबको खुफिया कोई हाथ है जो इसको कामयाब नहीं होने दे रहा, मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दे रहा। तो इसमें क्यों आसिफ जरदारी साहब क्यों अभी तक अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे? रियासत के बहुत सारे मामलात होते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन रियासत अपने काम में मसरूफ़ होती है। मेरा ख्याल है जरदारी साहब इतने लाताल्लुक़ नहीं, जरदारी साहब अपनी जिम्मेदारियों को खूब पूरा करना जानते हैं। तरीक़ेकार उनका अपना होता है और उसका असर भी बड़ा ज़बरदस्त निकलता है। मैं नहीं समझता इतने बड़े बहरान में जरदारी साहब खामोश ऐवान सदर में बैठे होंगे या उनकी सरगर्मियां नहीं होंगी। मैं समझता हूँ उनकी गिरफ्त हालात पर हो जाएगा। वज़ीर दाखिला भी मेरे ख्याल में जरदारी साहब की ज़्यादा नुमाइंदगी करते हैं और अभी तक वो समझदारी से काम ले रहे हैं। जिस अंदाज से मैंने पहले 2-3 वज़ीर दाखिलाओं को धाड़ते बोलते सुना है, ये वज़ीर दाखिला ऐसा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह करेगा बेहतर हो, लेकिन मैं मायूस थोड़ा हूँ। वो इस वजह से जो दूसरी साइड है वो बड़ा ख़तरनाक उनका रवैया है, वो बड़ा ख़तरनाक है और उसके नतीजा मुझे पता नहीं क्यों डर लगा हुआ है। वो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। किसी एक साइड को तो आप नरम देखें ना जी, पीटीआई वाली साइड बिल्कुल नरम नजर नहीं आ रही। अगर वो नजर नहीं आएगी तो एक साइड की पूरी नरमी बेअसर हो जाएगी। नहीं, लेकिन चांडिया साहब, अगर पीटीआई की तरफ से ये होता है कि जी चूँकि मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, अब सीबीएम भी आप करें, कुछ तो पता चले कि हुकूमत नेक नीयत है। अगर वो लोग जिनके अभी तक सज़ा याफ्ता नहीं हैं उनकी अगर ज़मानत पर रिहाई हो जाती है तो इसमें क्या कबाहत है और इससे क्या हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी? वो करके तो मामला अगर आगे बढ़ सकते हैं तो आपके ख्याल में बढ़ाने चाहिए या वाकई रेट ऑफ गवर्नमेंट की नफ़ी होगी? मेरे ख्याल में जिन चीज़ों से कोई तौहीन नहीं होती हुकूमती मौक़िफ़ की, वो तो मामलात खैर सगाली तौर पे करने चाहिए ताकि मुल्क भी देखे और हम लोग भी सब महसूस करें कि हम आगे बढ़ गए हैं। लेकिन पता नहीं क्या होता है ये दोनों साइड से, बहरानों के दिनों में दोनों साइड से कुछ लोग बड़े सरगर्म हो जाते हैं। अच्छा, जो बड़ा इज्जत का मामला बनवा लेते हैं, हुकूमत के भी और अपोजिशन के। मियाँ साहब का ज़माना भी, जो मियाँ साहब की हुकूमत थी वो आपके सामने है। इतना गुस्सा दिलाते थे, इतना, इधर भी ऐसा ही है। ऐसे नहीं है कि एक साइड पर है, सिर्फ पीटीआई की साइड में नहीं, हुकूमत की साइड में भी लोग बैठे होंगे जो अपनी सरगर्मी दिखाते होंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे सदर साहब का ताल्लुक है, वो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अमन अमान के साथ मुद्दत पूरी हो और फिर इलेक्शन की तरफ मुल्क जाए, क्योंकि जरदारी साहब ने ये कमाल कर दिखाया है कि अपने अख्तियारात भी देकर आइन को मुकम्मल बहाल करके इलेक्शन की तरफ मुल्क को ले गए और ये बड़ी कमाल की बात थी। अभी भी मेरी तो तवक्को यही है। चांडिया साहब, अभी ये बताइए, चांडिया साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी अभी किसी सतह पर पीटीआई के साथ किसी राब्ते में है क्या? क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे हैं एक खामोशी है, बिलावल साहब भी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप अपना काम कोई पसे पर्दा कर रहे हैं? पीटीआई को आपने किसी सतह पे इंगेज किया हुआ है? इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने में आपका कोई किरदार सामने आ रहा है? मैं वसूख से कोई ख़ास तौर पे बात नहीं कह सकता। मैं मजमूई तौर पे कह सकता हूँ कि जरदारी साहब या बिलावल साहब खामोश नहीं होंगे, उनकी सरगर्मी ज़रूर होगी। लेकिन मैंने कहा कि रियासत के बहुत सारे मामलात हैं
जो बज़ाहिर नज़र नहीं आते होंगे, लेकिन मुझे मौला बख्श चांडियों को ये यकीन है कि जरदारी साहब, जिनका नाम आज सबरी जरदारी है, वो इतने पाकिस्तान परस्त है, जिनका नाम बिलावल साहब है, वो इतने पाकिस्तान परस्त हैं कि वो अपना किरदार अदा करते होंगे। और आप देखेंगे, अल्लाह करेगा ये बहरान टल जाएगा, तब आपके सामने वो नाम आएंगे कि इनकी कारकर्दगी क्या थी। लेकिन हमें फ़िलहाल इन बातों से हटकर तवक्को करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये बहरान टल जाए। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, लेकिन पीटीआई का जो रवैया है वो इस माहौल को, इस बहरान को टालने का नहीं है। अच्छा ये वजह तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी इसलिए भी दिलचस्पी नहीं रहेगी कि पीपल्स पार्टी को तो खुद शिकायत है मौजूदा हुकूमत से कि वह अपने वादों की पासदारी नहीं करती, तहरीरी मुआहदे की पासदारी नहीं करती। हमें लगा कि उस तरफ के जी आप अदलिया का मामला दुरुस्त करें और ख़ुद पीछे 6 जो कैनाल्स हैं, नहरें हैं, वो निकाल लेते, उसके लिए कानून साजी कर लेती है। तो ये वजह तो नहीं है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, कैनालों सिंध के पानी का मामला तो हमारे ज़िंदगी और मौत का मामला है जी। ये मुमकिनात नहीं में से नहीं है कि हम कैनाल के फैसले को कबूल करें। वफाक का 40,000 नून लीग जमा होगी तो भी सिंध पीपल्स पार्टी और सिंध के लोग नहीं मानेंगे, उसको तो भूल जाएं। लेकिन मैं आपके सवाल की बात करता हूं, इस बहरान में हम ये अपने गुस्से, अपनी बातें, अपनी नाराजगियां नहीं निकालेंगे। हम चाहेंगे, ये बहरान शदीद बहरान है, ये पाकिस्तान को हिलाने वाला बहरान है, इस बहरान से निकलना चाहिए। हमारे मामला हम हल कर लेंगे। कहाँ जाएंगे ये? क्या ये सिंध को बिल्कुल अलग करके, सिंध को नाराज करके ये 6 कैनाल निकाल सकेंगे? सिंध के पानी का मामला पाकिस्तान के बका का मामला है। नहीं, लेकिन चांडियो साहब अगर पानी से इस अंदाज से, चांडियो साहब, अगर सिंध के पानी जो है वो मुतासर नहीं होता, आपका हिस्सा पूरा मिलता है और पंजाब अपने पानी को इस्तेमाल करने के लिए और पाकिस्तान की ज़मीनों को सैराब करने के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की जो ज़री मईशत की मजबूती के लिए 6 या 12 अगर नहरें भी निकाल ले तो सिंध को क्यों एतराज़ हो? मुझे एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान को खुशहाल करने के लिए 40 नहरें निकालें, हम उनसे खुश है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप दोनों हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, आप मेरी दावत पे हैदराबाद आ जाएं, मैं आपको लेके चलता हूँ दरिया सिंध की उस जगह पर जहाँ दरिया सिंध समंदर में गिरता है। चलकर वहाँ की पोजीशन देखें। फिर ये जो बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान सरसब्ज बनेगा, सिंध के पानी से कोई नुकसान नहीं होगा, चलकर देखें कितने लाखों एकड़ सिंध के गैर आबाद हो गए, वीरान हो गए। पानी, सिंध समंदर का पानी दरिया सिंध के जरिए वापस सिंध में आ रहा है। आप देखें कितने सरसब्ज जमीनें हमारी, समंदर बुर्द हो गई हैं। ये बातें हैं कि पानी बस ज्यादा है पानी कहाँ? जहाँ यू कैनाल निकालेंगे, कालाबाग निकालेंगे। क्यों कालाबाग नहीं निकाल सके? मियाँ साहब की हुकूमत आई, कालाबाग क्यों नहीं निकाला? ये सियासी नारा उन्होंने बनाया सिर्फ पंजाब में जीतने के लिए। कोई पानी वाफर मिकदार में नहीं कि कालाबाग की तरह दूसरे कैनाल, कालाबाग एक नहीं निकाल सकते, ये 6 कैनाल निकालेंगे। चांडियो साहब ये बताइए, मोहतरम मुकर्रम। ठीक, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब, आपके वक्त आप हमारे साथ थे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने, साबिक वज़ीर दाखिला हैं सिंध के और दिफाई उमूर के भी एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, पीटीआई जैसे तैसे वो डी चौक पहुँचे हैं, एक तो स्ट्रेटेजिकली बताइएगा कि उनकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रही, और हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 245 के बावजूद जो इम्पोज़ किया गया उसके बावजूद अभी तक रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया गया।
अब आगे अगला मंजर क्या है? पॉलिटिकल हल है, कम्युनिकेशन, मुज़ाकरात ही हल है, या इस्लामाबाद इंतज़ामिया इतनी सख्त रखती है कि इन मुजाहिरीन को थका के या किसी और स्ट्रेटजी के साथ डिस्पर्स कर देगी? देखिए, इसमें एक तो बात है कि गवर्नमेंट ने पूरी अरेंजमेंट की हुई थी। आई थिंक पूरे पंजाब को और हर जगह एंट्रेंस पर जितने इंटरचेंज थे मोटरवेज के ऊपर ब्लॉक किया हुआ था, और उसके बावजूद अगर एक गवर्नमेंट के केपीके, क्योंकि ज़ाहिर है केपीके की गवर्नमेंट के विद इन पेशावर और केपीके में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो इजी मूव आए हैं अभी इतनी फोर्स के साथ। ज़ाहिर है जब अटक ब्रिज पर आए हैं तो नेवर वांटेड के रेंजर्स या पुलिस फायरिंग करे, और ये मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए अपने अवाम के ऊपर, इसलिए मेरे ख्याल में वो आहिस्ता से डिसंगेज होते गए हैं। और देन अल्टीमेटली वो जहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक वो नहीं चाहती थी हुकूमत करने के लिए। ऑप्शन ये के दरमियान में ही इनको कहीं ना कहीं नेगोशिएट जरूर करना चाहिए था और उसमें बात कर लेते। वैसे भी जो भी हो अल्टीमेटली यू हैव टू नेगोशिएट, लेकिन इस स्टेज पे अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होगी वो यही होगी कि इनको सब तरफ से कॉर्नर कर लें, इनको एनसर्कल कर लें, ना कोई बाहर से आ सके ना अंदर से बाहर जा सके। और फिर ये ज़ाहिर है कि अब ये डिपेंड करता है कि ये कितना ये अपने को सस्टेन कर सकते हैं, पानी खाना पीना वो चीज़ें हैं। लेकिन आई थिंक बेहतर ये है कि इसको निगोशिएट करके जो रीजनेबल डिमांड्स हैं, जो एक्सेप्टेबल, लाइक सियासी कैदी हैं 2-3 लोग कर लें, लेकिन देखें रिट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो आर्मी और रेंजर ने बहुत अच्छा किया कि वो डिसएंगेज रहे हैं, उनको एक साइड पे कर लिया गया। वी नेवर वांटेड कि एक दुश्मन का भी नैरेटिव यही कि फौज और अवाम में लड़ा दो, रोजाना खासा खलीज पैदा करो और फिर पाकिस्तान को कमजोर करो, जो उनके अहम, तो जो कि आई वुड से पीटीआई भी इनएडवर्टेंटली यही कर रही है, जो कि उनके नैरेटिव बड़े खुश हो रहे होंगे थोड़े। लेकिन अल्टीमेट हल यही है कि कहीं आप कहें कि कोर्ट केसेस है, ठीक है जी, कोर्ट केसेस में हम कोर्ट का गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे जज की जिस तरह से एक्सपीडाइट कर दे, बट यू कांट डिक्टेट द कोर्ट्स आल्सो। नहीं बरगेज़ साहब, हुकूमत ने एंगेज किया, मुज़ाकरात शुरू हुए, लेकिन पीटीआई ने कहा कि जी पहले हमारे सियासी कैदी छोड़ें एतमाद साजी के नाम पर और उसके बाद फिर मुज़ाकरात आगे चलेंगे। तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत अगर सियासी कैदियों को छोड़ देती है तो ये बहुत बड़ी नाकामी होगी हुकूमत की, ये तो सरेंडर के मुतरादिफ होगा, और फिर उसके बाद मुज़ाकरात क्यों होंगे, क्या करने की ज़रूरत रह जाएगी। तो आपके ख्याल में सियासी कैदी अगर छोड़े जाते हैं, ज़ाहिर बात है कि जो सज़ा याफ्ता नहीं हैं, जिन्हें अदालतें बासानी छोड़ सकती हैं, प्रोसिक्यूटर अगर पीछे हट जाए, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो सज़ा याफ्ता थे, वो भी एक लंदन बैठे, उनकी ज़मानत हो गई थी। तो आपके ख्याल में ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती कि यहाँ तक वो ना पहुँचते, पीछे रोक लिया जाता और सियासी कैदी रिहा कर दिए जाते, तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते थे? आई थिंक एक तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि बजाय डी चौक के कहीं और नियर इस्लामाबाद के अंदर ही उनकी जाके शर्त पूरी कर देते जी कि ठीक है यहाँ पर आप आएँ और इससे आगे आप नहीं, वो वॉल क्रिएट करते और वहाँ पे कहते यहाँ से आगे आप बिल्कुल नहीं जा सकते, वहाँ उनको करता कि वो बैठते और एक होता है जो उनके एक प्रेशर होता है, वो आराम से वहाँ पे बैठ के तसल्ली से बैठ जाते। लेकिन जो उनकी डिमांड थी अनएक्सेप्टेबल। आप मुझे बताइए, हाउ कैन यू लीव बनी पीटीआई जब केसेस चल रहे हैं? हाँ, अगर बेल हो जाती है, कोर्ट रेमेडी दे, दैट्स एनफ थिंग। इवन देन बनी पीटीआई को रियलाइज करना चाहिए, इज दिस द टाइम जब आपके पास बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, इकोनॉमी आपकी रिवाइव होने की स्टेज पर है, आपको इस वक्त अवाम का ख्याल करना है हमने, या आपने अपने अज़ाइम पूरे करने हैं जो पर्सनल पार्टी इंटरेस्ट हैं। नंबर 2, उनकी डिमांड के जी अमेंडमेंट 26 करें, ये असेंबली पास की, असेंबली के थ्रू ही हो सकती है, नोबडी एल्स कैन डू इट। थर्ड डिमांड क्या उनकी थी कि जी हमारे जो ये गवर्नमेंट 47 केसेस को ये जो फॉर्म्स के हैं इन पर इनके द्वारा ये भी ऐसे कोर्ट के ये असेंबली के थ्रू हो सकता है। रीजनेबल अनरीजनेबल डिमांड थी, अगर रीजनेबल डिमांड होती तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जरूर करती, इसलिए दे ऑल्सो डोंट वांट, दे कांट अफोर्ड ये जो मजमा जैसे आया है और आके फिर उसके बाद रेंजर्स की और पुलिस की खड़े हुए ड्यूटी के खड़े लोगों को गाड़ी चढ़ा दी, उसके बाद 1-2 और भी शहीद हुए हैं। इट इज अनएक्सेप्टेबल और रेट ऑफ गवर्नमेंट को कोई चैलेंज कर सकता है। अभी भी आई स्टिल फील कि यही बेस्ट ऑप्शन है कि ये निगोशिएट करें पीटीआई वाले हुकूमत के साथ और कहीं अपने पीछे जाके थोड़ा जहाँ भी रीजनेबल जगह वहाँ पर अपना धरना दें और उसके बाद
जो निगोशिएट होती है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी हल होगा, बात तो निगोशिएट से होनी है, उस तरीके से करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी अब हम आ गए जी, अब तो हम ये करके जाएंगे, वरना आप अभी जेल की तरफ चल पड़ेंगे। इसमें दे वांट के कहीं ना कहीं वायलेंस हो, कहीं ना कहीं नुकसान हो हुकूमत से। अगेन ट्रिगर है पुलिस के भी होता है, लेकिन उनसे सब पुलिस वालों ने गन्स ले ली हुई हैं, लेकिन कोई ना कोई अगर फायर कर देता है। नहीं, अब ब्रिगेडियर साहब आपके ख्याल में अब भी बेस्ट ऑप्शन यही है कि इनसे मुज़ाकरात किए जाएं और वो जो ताकत का इस्तेमाल है वो ना हो, तो मुल्क के लिए और मौजूदा जो एक सियासी सिनेरियो है उसमें बेहतर है। अब मेरे ख्याल आगे चलें, इससे आगे चलते हैं कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान के दौरे पर हैं और लोग इसलिए भी हुकूमत जो है वरिड है इस धरने से या इस एहतजाज से कि जी वो दौरा जो है उस पर एक मनफी असरात मुरतब होंगे। तो हमारे लिए ये दौरा कितना अहमियत है और पाकिस्तान कौन कौन से सियासी और इक़्तिसादी फ़वाइद समेट सकता है इस दौरे से? लेकिन बेलारूस से पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उनसे वेपन्स भी जो आई नो कि हम कौन कौन सी चीज़ें उनसे हम देते हैं और ये बहुत यहाँ और वो बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर आए आपके सामने। इसमें एक शादी भी है, आपने कॉमर्स के भी देखे हैं, उसके बाद आपने वेपन के भी देखे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर ने साइन किए हैं, इंटीरियर सेक्रेटरी ने साइन किए हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हुई है, वहां पर बातें की गई हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव था। और फिर मुझे समझ नहीं आती कि अगर चले गवर्नमेंट कह रही 24 से 27 की डेट है, आप आगे पीछे कर लें, व्हाट इज कि आपने कोई ना कोई जब कोई डेलीगेशन आ रहा हो उससे ऊपर करना और आप क्या मैसेज नहीं हुए। हम पाकिस्तान का भी आइडिया 2024 हुआ कराची में, इतना सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का गया है। 55 कंट्रीज के ओवर 555 डेलीगेट्स आए हैं, जिसमें तकरीबन 333 जो थे वो फॉरेन डेलीगेट थे। आपका कितना अच्छा मैसेज गया, दुनिया की पाकिस्तान सेल्फ रिलायंस कर रहा है, डिफेंस में जा रहा है। हमने बहुत उनको हमारा चापर 3 जो ड्रोन है वो बड़ा अच्छा हमने दिखाया, बहुत अप्रिशिएट हुआ। ईरान ने फर्स्ट आई, 17 कंट्री फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आए जिसमें रशिया और ईरान शामिल हैं। ये आप 1 मिनट हम पानी फेर के रख देते हैं, क्या हिम्मत जा रहा है? कौन इन्वेस्टर रहेगा अपनी जान की और माल की, जो अगर खतरा हो तो वो क्यों पाकिस्तान आएगा? टूरिज्म में हमने ये सत्यानाश तबाह करके रख दिए। इतने हमारे पास जगह हैं कि हम इतना कुछ पाकिस्तान को आसमान पे ले जा सकते हैं, लेकिन ये और फिर गवर्नमेंट की भी आप इससे पहले गवर्नमेंट कॉल दे देती, कहती आएंगे मुज़ाकरात कर लें। ये होम मूव से पहले 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले नहीं, इसमें ब्रिगेडियर साहब एक तो मुज़ाकरात भी एक अजीबोगरीब सा अभाम है। पहले ये हुआ कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को भेजा गया, गैर मामूली मुलाकातें बानी पीटीआई के साथ जेल में होती रहीं। फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। अब फिर बातें कुछ मुज़ाकरात की सामने आ रही हैं। मुज़ाकरात कोई अछूता काम तो नहीं है, उसके लिए दोनों साइड से अगर कोई कमेटी बन जाती, हुकूमत बना देती, प्रेसिडेंसी से कोई कमेटी बन जाती, तो उसमें क्या हर्ज है? अभी तक इतना अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है, लेकिन कोई कमेटी हमें नज़र नहीं आई, कोई सरेआम मुज़ाकरात वाली बात नज़र नहीं आई। तो इसमें क्या वजह है? क्या हुकूमत का जवाब ठीक है कि ये ट्रस्टवर्दी नहीं है पीटीआई वाले, इनके हाथ में कुछ नहीं है, जो लोग बाहर हैं इनसे मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते? मसला क्या है? देखिए, बात यह है कि हुकूमत की जिम्मेदार, हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए ताकि अवाम और फिर उसके बाद आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाए। जब आपको ये पोजीशन आ रही है, आप एक दफा कॉल दे दें। एक पीटीआई से कि नहीं जी हमने तो एस्टैब्लिशमेंट बात करनी है, वो बल्कि हुकूमत कहती है कि हमने 3 नॉमिनेट कर दिए अपने मेंबर्स, बी आर देयर, हम ओपन है, आए विदाउट सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं। एटलीस्ट यू कुड हैव गेन टाइम, नंबर 1। नंबर 2, अब बॉल पीटीआई के कोर्ट में होता कि जी हमने गवर्नमेंट के थे, हम देखे इन्वाइट किया था, but PTA did not come. That means that then they should have been cornered कि जी आप क्यों नहीं आए हैं, ये आपकी वजह से सारा कुछ गंद पड़ा, जो प्रॉब्लम मुल्क के हालात खराब हुए हैं, हमारा नेगेटिव इमेज दुनिया में गया, वो बात होती। गवर्नमेंट अगर ये कहे जी कि गवर्नमेंट भी हमने बात नहीं करनी है, हमने इनको सॉर्ट करना है, आपके 10 मिनिस्टर आके रोज वो बोल रहे हैं जी कि ये है ऐसे है, वाई आप अन्य से पीटीआई आउट से जब इन्होंने पूरा कंटेनर से सील कर लिया पाकिस्तान, that means कि PTA whatever they want to convey, they are done.
एक और डेवलपमेंट, लिबनान और इजराइल के बीच जो है, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंगबंदी हुई है, क्या हो रही है ऑब्वियसली रिपोर्ट हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया पे। क्या अब ये हमास के साथ भी जंगबंदी हो सकती है? और बिलखुसूस ये जो ट्रांजिशन है, अब ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनना है, तो कोई बाज़ाब्ता मेजर पॉलिसी शिफ्ट भी अमेरिका की पॉलिसी में इजराइल के मामले में, गज़ा के मामले में नज़र आएगा? इशू ये है कि लेबनान में तो ठीक था, जो प्रॉब्लम हुई वो रिजॉल्व भी हो रही है और हो जाएगी। हमास में उनके 3-4 टारगेट थे जो अभी तक इजराइल कंप्लीट अचीव नहीं कर सका। दे वांटेड के हमास को इसके थ्रू इतना नुकसान पहुंचाए, मारे कि ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नंबर 2 टारगेट ये था कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करो, इतने सिविलियंस को मारो, औरतों बच्चों को मारो, इतने हरासमेंट करो, ये सारे के सारे माइग्रेट करके ये जॉर्डन और इजिप्ट में चले गए। नंबर 3 टारगेट था कि किसी तरीके से अपने प्रिजनर्स को रिलीज करा दें। तीनों में वो फेल हो गए। अब मुझे बताइए कि ये इसके बावजूद अगर हम सीज फायर होती है, खामोश, लेकिन सीज फायर तो नहीं है। सीज फायर तो 2 जो फोर्सेज होते हैं उनमें दरमियान होती है, यहाँ तो फोर्स है ही नहीं उनके पास। तो वो अगर करे, नेतन्याहू को अपने मुल्क में बहुत सख्त ऑपोजिशन है। द डे ये जंग खत्म होती है, नेतन्याहू की कोई प्लेस नहीं है, ही विल लूज इलेक्शन और ये हट जाएगा। तो ये क्या जवाब देगा? ना प्रेसिडेंट ले जा सके, ना हमास को खत्म कर सके, और नंबर 3 ना पैलेस्टीन को पुश कर सके दूसरी साइड के ऊपर। तो इसलिए ये अभी बुखलाहट में आया हुआ है पागल। लेकिन मुसलमान मुल्कों को आई मस्ट अप्रिशिएट कि कमाल है कि ये हमारी बेहिसी की इंतहा मुसलमान मुल्कों की, कि हमने क्या किया। जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं होंगे आपको कोई पूछेगा नहीं। नोबडी विल आस्क यू, यू आर टू बी स्ट्रांग ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। आज सारे मुसलमान करते, यूनाइटेड नेशन में जाते, बात करते, देखे कैसे होता। ऑल आर क्वाइट। दिस इज द इशू कि जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे, पैसा भी है और उसके बाद आपके पास आपकी तमाम कॉन्टैक्ट्स भी हैं, लेकिन क्योंकि मिलिटरली वीक हैं, आपको अपनी अपनी बादशाहों की फिक्र है, हर एक को अपनी फिक्र, हुकूमत की फिक्र है, इसलिए सब खामोश बैठे हुए। और हमास के अंदर ही उनके लोग पेनिट्रेट किए हुए, लेबनान में उनके लोग पेनिट्रेट किए हुए जूस, ये पैलेस्टीनियन थी और लेबनीज जो उनके एक एक पल देते हैं कि आपके लीडर हमास के लेबनान का फलान जगह पर है, दे गो पिन पॉइंट एंड देन दे से दिखाते हैं, देखो जो हमने मार दिया। तो ये आपको इनर सर्कल ठीक करने की जरूरत है। ईरान में क्या हुआ, इसमें हानियां इनका भी, इसके अंदर भी किसी ने खबर दिया ना, दैट मीन कि समबडी सिटिंग इन ईरान। अच्छा बरगे साहब, ये चीजें ये फरमाएं कि ये सूरत हाल जो बनी है, बेहिसी हमारी जो आलम इस्लाम की है, मुस्लिम उम्मा की है, इसराइल अगर फारिग हो जाता है लबनान से और इस फ़लस्तीन से, इन मानों में कि वो कामयाब हो जाता है, तो आपका ख्याल है कि वो अपने आप को महदूद रखेगा इन्हीं सरहदों तक और मुस्तकबिल में फिर कोई किसी को कोई ख़तरा नहीं होगा, या इसराइल इसको अपनी हतमी कामयाबी समझकर फैलाने की कोशिश करेगा, वो जो प्रॉमिस्ड लैंड है उसको अचीव करने के लिए कुछ करेगा? शाद साहब, ग्रेटर जो इजराइल है उसमें हाफ ऑफ सऊदी अरब है, जॉर्डन, इजिप्ट, आप देखें कहाँ तक जा रहा है। अगर आज चेक नहीं करते, आज मुसलमान इकट्ठे नहीं होते, तो तुम्हारा जो विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऐसे तो नहीं इतना इजराइल को पैलेस्टीन को जो कुछ हो रहा है, पूरा यूरोप और अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं। आप दे हैव सर्टेन डिजाइन्स, आपके पूरे, इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी। दे नो वेयर इज ऑयल, वेयर द नेशनल, गजा में क्यों जा रहा है, गजा से क्यों पुश कर रहे हैं, सारा ऑयल वहां पर है। लाइकवाइज वो सऊदी अरब में और ये मुल्कों में जो ऑयल है, दे गैस है, दे हैव एन आई ऑन इट। इसलिए टुडे इवन टुमारो इज लेट, वी हैव टू डिसाइड मुसलमान मुल्कों कि हमने अपने आप को यूनाइट कैसे करना है, हमने अपने आप की मिलिट्री को कैसे इम्प्रूव करना है, हमने अपनी इकोनॉमी कैसे करनी है, हमने इस्लामिक बैंक कैसे बनाना है, हमने मिलिट्री हार्डवेयर की कैसे मुश्तरका कोशिश करनी है। अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं तो हम टैंक बना रहे हैं, हम जहाज बना रहे हैं, हम इतना वेपन POW में कर रहे हैं, हमने ड्रोन बना लिए हैं। ये सब इकट्ठे करके व्हाट ऑल यू कैन बी लाइक नेटो, यू कैन बी। तो ये करने के लिए अगर हम सिर्फ अपने पर्सनल वेल्थ को अमेरिका में फलां में $1 बिलियन जमा कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग इट। वो जब चाहते हैं आपको फ्रीज कर लेते हैं, उस फ्रीज के डर से आप उनके
मतलब उनकी ट्यून अपनी मर्जी ट्यून वो करते हैं और आप उन्हें चाहते हैं। दीज आर द फैक्ट हमारे यहाँ। तो हमें ये इनवर्ड देखना है कि हमने अपने आप को कैसे सर्वाइव करना। आपको पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर मुल्क, वाहिद इस्लामिक मुल्क, फौज बैटल हार्डेंड, जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्यों आप इकोनॉमिक तरक्की नहीं करने देते? इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो आप अपने फैसले अपने मुल्क की मफादात में करेंगे। वो IMF वर्ल्ड बैंक ने आपको क्यों चाइनीज को मारे कि स्टील पैक ना बने, गवादर बोर्ड ऑपरेशनलाइज ना हो, दुनिया की मार्केट सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान के बाद गवादर से अफ्रीका की मार्केट, मिडल ईस्ट, ऑल अवेलेबल। आप सोचिए हमें कहाँ जाएंगे? दे वांट टू सी इट कि हम ऑक्सीजन के तौर पे वर्ल्ड में कंट्रोल में रहे। इंडिया को प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला। आपके सामने गुलबचन यादेव की मिसाल है, BLF, मजीद ब्रिगेड, कौन रॉ कर रहे हैं? अमेरिकन जाते वेपन। ये जो कमज़ोरियाँ आप बयान कर रहे हैं, कुछ तो कमज़ोरियाँ ऐसी हैं ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसकी ज़रूरत है। आपने जब आप वज़ीर दाखिला थे तो आपने कहा था कि सिंध में डाकुओं का ख़ात्मा करेंगे और उसके लिए एक प्लान भी आपने शो किया था। कच्चे के डाकू तो वहीं के वहीं मौजूद हैं और वो अगवा बराए तावान भी हो रहा है, वो पुलिस वालों को उठा के ले जाते हैं। तो वो उसके बाद नई हुकूमत ने आके उसको आगे नहीं बढ़ाया और वो उनको खुला छोड़ दिया। लेकिन जब मैं था उस वक्त बहुत बुरा हाल था। 25 से 30 हमारे 40 के करीब हमारे अबडक्टेड से हिंदू बहुत उठाए हुए थे। सबको हमने विदाउट पेइंग रैंसम हमने सबको रिकवर किया। नंबर 2, नेशनल हाईवे हमने ब्लॉक से हमने दिया। नंबर 3, मैंने कच्चे में जाके अनाउंस किया कि जिस बटेरे की बड़े के इलाके से डिकॉइटी होगी, अबडक्शन होगी या पुलिस वालों को मारा जाएगा, उनके खिलाफ FIR डालेंगे बड़ी सख्त किस्म की। सब चीज नॉर्मल होगी। आपके MNA MPOs वहाँ के अरबों रुपए की वहाँ पर कच्चे के एरिए में क्रॉप्स हैं, मछली निकालते हैं। ये इनके लिए ग्रुपिंग हुई है। इफ देयर इज अ विल ऑफ द गवर्नमेंट और मेंटल रिजॉल्व है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो हमने सब रिड्यूस कर लिया था। लेकिन बात ये कि जब वहां पर आपके जतोईस हैं, शार हैं, सुंदरानी हैं और कितने ट्राइब्स हैं, सब ने अपने अपने एरिया को एलोकेट किया हुआ है। दे आर द नेटिव्स ऑफ एरिया। ये दरिया में पानी आता है तो सारे वहाँ आइलैंड बन जाते हैं, कश्तियाँ चलती हैं, वो वहाँ से छुप के निकल जाते हैं। ड्राई सर्दियाँ आती हैं तो ऑपरेशन करते हैं। दैट इज द टाइम आपको करने की जरूरत है। ये हमें खुद और पक्के में बैठे हैं उनके आइज एंड ईयर्स पथारीदार जो उनको खबर देते हैं कि जिसको उठा लो, ये पैसे वाला है, उठा के ले जाओ। सो आपको ये करने की जरूरत है। अच्छे लोग पोस्ट करें। आपका SHO 1 महीने 2 में ज्यादा ये SHO नहीं होता। हाउ विल यू डू इट? आप फील्ड एक्सपीरियंस वाले बाकिरदार अच्छे लोगों को करें। बहुत पुलिस में अच्छे लोग हैं, ऑनेस्टली दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। द ओनली थिंग हाउ दे हैव टू यूटिलाइज। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपके वक्त। शाद साहब, जो एक तो मामलात हैं हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बयान किए, लेकिन कुछ आम लोगों के जो मसाइल हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद से ये खबर आ रही है कि वहाँ पे अब पेट्रोलियम मसनूआत की जो तरसील है उसमें मसला है। पेट्रोलियम मसनूआत की जो सप्लाई है वो मुतासर होने का ख़दशा है। लाहौर में भी ऐसा ही वाक़या है। अब ये धरना क्योंकि एक जगह पे जा चुका है, कंटेन हो चुका है, अब बाहर के जो इलाके हैं, क्योंकि लाहौर में भी जुज़वी तौर पे आज भी हमने देखा कि बंद हैं, कुछ जगह खुली हैं, कुछ बंद हैं, क्या बाकी जो इलाके हैं उनको अब क्लियर नहीं कर देना चाहिए, उनको खोल नहीं देना चाहिए, या आप समझते हैं कि जब तक डी चौक बैठे हैं तो ये जुज़वी बंदिशें चलती ही रहेंगी? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इन बंदिशों का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। नुकसान ये हुआ है कि एक तो हुकूमत का खौफ सामने आया और दूसरा ये है कि ये हम कह नहीं सकते कि लाहौर से लोग इसलिए नहीं निकले कि बंदिशें थी। जहाँ से जिन्होंने निकलना था वो निकले हैं ना। अब जो ये मसला पैदा होता है अगर सप्लाई, अगर लाहौर से लोग इसलिए नहीं निकले इरशाद साहब, तो इसका मतलब ये है कि लाहौर में कोई खौफ था ही नहीं और या वो लोग खौफजदा हो गए उस वजह से। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये तो मैं तो नहीं ये कह रहा कि लोग इसलिए नहीं निकले कि बंदिशें थी, रुकावटें थी, वो डर के मारे बैठे रहे। इसका मतलब है लोगों ने कॉल को बाई नहीं किया ना। हुकूमत को ये सोचना चाहिए। और जब हुकूमत ये, इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने पूरा होमवर्क नहीं किया कि कहाँ कहाँ से लोग निकल सकते हैं और सिर्फ उन्हीं जगहों पर काम किया जाए और वहाँ रुकावटें खड़ी की जाए। केपी में तो होमवर्क कर भी नहीं सकते थे ना, हुकूमत ही नहीं है वहाँ पे, बदरियाला जब साथ है। हम तो अभी पंजाब की बात कर रहे हैं ना, इस्लामाबाद की बात करें। मसला तो इस वक्त सप्लाई एंड चैन का यहाँ बन रहा है ना।
तो अब अगर पेट्रोल की कमी होती है, सब्जियां नहीं आ रही हैं, ये लाहौर में अब सूरत सप्लाई बड़ा मसला है, बहुत महंगी भी हुई है और मिल भी नहीं रही है फल नहीं मिल रहे ताज़ा कि जी वो सारे बलूचिस्तान से आते हैं या KPK से आते हैं। तो इससे भी तो हुकूमत की बदनामी हो रही है ना, लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करेंगे। तो इनको कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए। आवाम को मुश्किल में डालना कोई दानिशमंदी नहीं है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।